जिंदगी अपना रास्ता खुद बना लेती है, काहे के लिए? जिंदा रहने के लिए और पैदा करने के लिए। पूरी इकोलॉजी का सार है, पूरी लाइफ साइंस का सार है। ऑर्गेनिज्म जीवन में दो ही काम करता है, जिंदा रहता है और पैदा करता है। लेकिन नेचर किसी ऑर्गेनिज्म को न चैन से जीने देती है, न चैन से पैदा करने देती है। लेकिन वो ऑर्गेनिज्म ही क्या, जो इस एनवायरमेंटल डिस्टेंस को झेलता हुआ अपने आप को जिंदा ना रख पाए और पैदा ना कर पाए, और जो कर दिखाता है उसी का होता है नेचुरल सिलेक्शन, और जिसका होता है नेचुरल सिलेक्शन उसी का होता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। आई बात समझ में? तो भाई साहब, ऐसा हो नहीं सकता। पहली बात, प्रीडेटर भी रहेंगे, ठीक है, प्रीडेटर भी रहेंगे, है ना। और जिंदगी कुछ ना कुछ रास्ता तो ऑफस्प्रिंग में मिमिक्री ट्रांसफर क्यों नहीं होगी भाई? हो रही है ना। ऑफस्प्रिंग में मिमिक्री ट्रांसफर नहीं हो रही, आप देखिए ना। ये तो अडेप्टेशन है, और अडेप्टेशन भी ऐसा अडेप्टेशन है जो जेनेटिकली फिक्स्ड हो गया उनमें। हो रही है ना ट्रांसफर, ठीक है। चलिए, तो आइए जरा बात करते हैं इकोलॉजिकल निक स्पेसिफिकेशन ऑफ स्पीसीज। और बड़ी आपको चिंता थी कि साहब ये निक क्या है, तो आइए जरा पहले निक की ही चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे जो है कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन के बिना आप निक नहीं समझ सकते, निक के बिना आप कंपटीशन नहीं समझ सकते। तो पहली बात तो इकोलॉजिकल निक क्या है, व्हाट इज द इकोलॉजिकल निक रिप्रेजेंट्स। तो इकोलॉजिकल निक कहते ही सबसे पहले भेजे में क्या आना चाहिए? तो सबसे पहले भेजे में आना चाहिए फंक्शनल रोल ऑफ स्पीसीज इन कम्युनिटी। यानी उस प्रजाति का क्या फंक्शनल रोल है कम्युनिटी में। हाउ दिस फंक्शनल रोल इज क्रिएटेड, हाउ दिस फंक्शनल रोल इज क्रिएटेड, दिस फंक्शनल रोल इज क्रिएटेड बाय resource it utilize and condition it tolerates। जब आप इन दोनों फंक्शंस को किसी प्रजाति के हाईली स्पेसिफिक वे में स्टडी कर रहे होते हैं, that will creates the ecological nick, that will creates the functional role of species in the community, that will creates the ecological nick। अब पहले मैं थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ। अब अगर आप गौर से देखें कि साहब फंक्शनल रोल को रिप्रेजेंट करता है निक, एंड हाउ दिस फंक्शनल रोल इज क्रिएटेड, द रिसोर्स यूटिलाइज बाय द स्पीसीज एंड द कंडीशन टॉलरेटेड बाय द स्पीसीज, ठीक है ना। ये याद रखिए फॉर ऑर्गेनिज्म। और जब हम कहते हैं कि निक ऑर्गेनिज्म का होता है तो सेल्फ अंडरस्टूड है, वो ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? अपनी स्पीसीज को। ये सेल्फ अंडरस्टूड है। जैसे एम्पलीट्यूड होता है ऐसे निक होता है। अब अगर आप गौर से देखें तो निक में और एम्पलीट्यूड में फिर अंतर क्या हुआ? आपने कहा कि निक रिप्रेजेंट्स रिसोर्स यूटिलाइज, एम्पलीट्यूड में आपने कहा कि रेंज ऑफ डिमांड, तो बात तो वही होगी। रिसोर्स यूटिलाइज, रेंज ऑफ डिमांड, एक ही चीज़ हो गई। कंडीशन इट टॉलरेट्स, यहाँ रेंज ऑफ टॉलरेंस, एक ही बात होगी। तो पहला सवाल तो मन में ये आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड एंड इकोलॉजिकल निक। तो समझ लीजिए, एम्पलीट्यूड इज द जनरलाइजेशन ऑफ करेक्टर, nick is the specification of character। हाईली स्पेसिफिक वे में, जैसे उदाहरण से मैं आपको समझाऊं तो एम्पलीट्यूड की हमने बात की, तो जैसे हमने कहा कि साहब ऑर्गेनिजम्स विच कैन टॉलरेट द हायर रेंज ऑफ टेम्परेचर, ब्रॉड रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो उनको हमने यूरीथर्म कहा। टॉलरेट द नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो उनको हमने स्टीनोथर्म्स कहा। टॉलरेट्स द ब्रॉड रेंज ऑफ सैलिनिटी, तो उनको हमने यूरी हेलाइन कहा। टॉलरेट्स द नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, तो उनको हमने स्टीनो हेलाइन कहा। ये यूरी हेलाइन, स्टीनो हेलाइन, आप गौर से देखिए, एक जनरलाइज्ड वे में आप बात कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि एक कम्युनिटी का हिस्सा कौन सी प्रजातियां बनती हैं, विच स्पीसीज क्रिएट्स अ कम्युनिटी और विच स्पीसीज बिकम द पार्ट्स ऑफ अ कम्युनिटी,
तो द स्पीसीज विच आर हैविंग द सिमिलर और ओवरलैपिंग इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड्स। तो निश्चित रूप से जो ये यूरी हलाइन, स्टीनो हलाइन, यूरीथर्म, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये उस प्रजाति का एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम कहते हैं निक, तो निक इज हाईली स्पेसिफिक। जब हम कहते हैं रिसोर्स यूटिलाइज, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कौन सा रिसोर्स में हम बात करते हैं, फूड स्पेस की मेनली, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो क्या खाता है। इसका मतलब होता है क्या खाता है, कितना खाता है, किस तरीके से खाता है, किस समय पर खाता है, किस स्थान पर खाता है, किसके साथ खाता है, इतना स्पेसिफिक। जब आप उस करेक्टर को स्टडी कर रहे होंगे, दैट विल क्रिएट्स द निक। या जब हम कहते हैं कहाँ रहता है, निक ऑफ हैबिटेट, तो जब हम कहते हैं ना कि कहाँ रहता है, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि व्हाट इज द हैबिटेट, एक्चुअल में उस हैबिटेट में कहाँ रहता है, किस समय रहता है, किस तरीके से रहता है, किसके साथ रहता है, इतना स्पेसिफिक वे में जब आप उस करेक्टर को स्टडी कर रहे होंगे, दैट विल बी द निक। जब आप कहते हैं कंडीशन इट टॉलरेट्स, वहां हमने लिखा एम्पलीट्यूड में रेंज ऑफ टॉलरेंस, यहां हम लिख रहे हैं कंडीशन इट टॉलरेंस, कंडीशन इट टॉलरेट्स। तो इसका मतलब जब आप कहते हैं रेंज ऑफ टॉलरेंस, तो जैसे हमने कहा वो टॉलरेंस के आधार पर स्टीनो हलाइन, यूरी हलाइन, यहाँ एग्जैक्टली कितना टेम्परेचर टॉलरेट करता है, और फिर सबसे बड़ा कैसे टॉलरेट करता है, इतना स्पेसिफिक वे में जब आप इन करेक्टर्स को स्टडी कर रहे होते हैं, दैट विल क्रिएट्स द निक, एंड दैट्स व्हाई निक इज हाईली स्पेसिफिक। और इसलिए हर प्रजाति का एक स्पेसिफिक निक होता है। ये यूं कहें कि किसी भी कम्युनिटी में जो प्रजाति होती है, दैट विल ऑक्यूपाई ए स्पेसिफिक निक, एंड इसलिए तो हम कम्युनिटी के करेक्टर में इसकी बात करते हैं, इकोलॉजिकल निक स्पेसिफिकेशन ऑफ स्पीसीज। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है हर प्रजाति अपना निक हासिल कर ले, लेकिन प्रजाति अपना निक हासिल करने का प्रयास करती है। पहले मैं थ्योरेटिकल बात कर देता हूँ। जो ग्रेनियल हैं, उन्होंने इस निक का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कहा दो तरह का निक होता है, एक तो होता है ट्रॉफिक निक, तो ट्रॉफिक निक इज निक ऑफ न्यूट्रिशन। तो फिर वही बात आ जाती है कि सिर्फ क्या खाता है नहीं होता, क्या खाता है, कब खाता है, कहाँ खाता है, कैसे खाता है, किस तरीके से खाता है, किसके साथ खाता है, इतना स्पेसिफिक। और दूसरा स्पेटियल निक, तो स्पेटियल निक का मतलब निक ऑफ हैबिटेट। निक ऑफ हैबिटेट कि कहाँ रहता है, तो सिर्फ कहाँ रहता नहीं होता, कहाँ रहता है, कब रहता है, कैसे रहता है, किस तरीके से रहता है, दैट इज द स्पेटियल निक। फिर जो है हचिंसन साहब आए साहब, इन्होंने कहा कि निक ऑफ ए स्पीसीज इज मल्टी डायमेंशनल और निक ऑफ ए स्पीसीज इज हाइपर वॉल्यूम। निक जो होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, निक जो होता है वो हाइपर वॉल्यूम होता है साहब। और इन वॉल्यूम्स को उन्होंने शब्दों में ढाला, तो उन्होंने कहा कि चाहे ट्रॉफिक निक हो चाहे स्पेटियल निक हो, ऑर्गेनिज्म का चाहे ट्रॉफिक निक हो चाहे स्पेटियल निक हो, वो दो तरह का होगा। एक तो होगा फंडामेंटल निक और एक होगा रियलाइज्ड निक। फंडामेंटल निक को थ्योरेटिकल निक भी कहते हैं, एंड एक होगा रियलाइज्ड निक। What is the fundamental nick? The nick occupied in the absence of competitor. What is the realized nick? The nick occupied in the presence of competitor. आ जाओ जरा, अब देखो इतना तो समझ में आ गया ना आपको, थ्योरेटिकली कम से कम इतना तो पल्ले पड़ गया होगा कि साहब व्हाट द निक रिप्रेजेंट्स। तो निक रिप्रेजेंट्स द फंक्शनल रोल and how this functional role is created, or how can you understand this functional role of a species? So by studying the highly specific character
दैट इज द रिसोर्स इट यूटिलाइज एंड कंडीशन इट टॉलरेट्स। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। और फिर गर्नेल ने कहा कि दो तरह की निक है, ट्रॉपिक निक, स्पेटियल निक। तो ट्रॉपिक निक बोले तो निक ऑफ न्यूट्रिशन, स्पेटियल निक बोले तो निक ऑफ हैबिटेट। फिर हचिंसन ने कहा कि निक इज मल्टी डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम। मल्टी डायमेंशनल का मतलब यह है कि द स्पीसीज कैन एबल टू चेंज द डायमेंशन ऑफ इट्स निक। हाइपर वॉल्यूम का मतलब यह है कि द स्पीसीज कैन एबल टू चेंज द वॉल्यूम ऑफ इट्स निक। यानी स्पीसीज अपने निक का डायमेंशन, अपने निक का वॉल्यूम चेंज कर सकती है, बढ़ा सकती है, घटा सकती है। और इसलिए निक जो है ना, कोई मतलब एकदम जिसको बोलते हैं ना कि पत्थर की लकीर नहीं है। स्पीसीज अपने निक के डायमेंशन में बदलाव ला सकता है। और उन डायमेंशंस को उन्होंने शब्दों में ढाला कि दो तरह की निक होती है। एक तो फंडामेंटल निक होती है या थ्योरेटिकल निक भी जिसको कहा जाता है इन द एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिटर, और एक होता है रियलाइज निक इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटर। किसी प्रजाति का ये फंडामेंटल निक और ये रियलाइज निक सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। सुनना ध्यान से, यानी कि फंडामेंटल निक और रियलाइज निक सेम है, इसका मतलब इन द एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिटर जो निक है वही निक उस प्रजाति का, उस स्पीसीज का इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटर भी है। तो ये सेम है, डिफरेंट भी हो सकता है। यानी इन द एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिटर निक कुछ और, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटर निक कुछ और अगर हमने कहा कि इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटर निक कुछ और, इसका मतलब क्या किया, तो उस स्पीसीज ने अपने निक का डायमेंशन बदल लिया। उस स्पीसीज ने अपने निक का डायमेंशन बदल लिया। एंड दैट्स व्हाई द निक इज मल्टी डायमेंशनल, दैट्स व्हाई द निक इज हाइपर वॉल्यूम। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अरे कुछ बोलो। थोड़ा थोड़ा तो खैर आइडिया लग ही गया होगा, थ्योरेटिकल आइडिया तो लग ही गया होगा, ठीक है ना। फिर ये सब चीज़ें बहुत ही टेक्निकल उदाहरण से हम समझेंगे। कुछ बोल दो रे भाई साहब, कुछ थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा कि नहीं लगा थ्योरेटिकल। और फिर बहुत धांसू उदाहरण से तो हम समझेंगे इसी। पहले एक घटिया उदाहरण ले लेते हैं समझने के लिए कि वाई निक इज हाईली स्पेसिफिक। तो लोग बाग जो है इसको बोल देते हैं कि साहब निक जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। आपको कई जगह मिल जाएगा कि निक जो है रिप्रेजेंट्स द फंक्शनल एड्रेस ऑफ अ स्पीसीज। ये भी इकोलॉजिस्ट कहते हैं। और मुझे ज़्यादा अच्छा लगा वो ये है कि निक क्या रिप्रेजेंट करता है। तो निक रिप्रेजेंट करता है लाइफ स्टाइल ऑफ अ स्पीसीज। और समझने के लिए ये ज़्यादा अच्छा है लाइफ स्टाइल। तो पहली बात तो जब मैं कहता हूँ लाइफ स्टाइल, तो हाउ द लाइफ स्टाइल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज क्रिएटेड। तो लाइफ स्टाइल इज क्रिएटेड बाय द रिसोर्स इट यूटिलाइज, कंडीशन इट टॉलरेट्स। ये और बता दूँ मैं आपको हाउ द लाइफ स्टाइल इज क्रिएटेड, तो रिसोर्स इट यूटिलाइज, कंडीशन इट टॉलरेट्स। पहले घटिया उदाहरण ले लेते हैं, फिर टेक्निकल उदाहरण ले लेंगे। जीवन जीने का अंदाज है किसी प्रजाति का, और जीवन जीने का अंदाज मतलब सब कुछ इसमें आ जाता है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम जो भी हरकतें कर रहे हैं, जिस भी तरीके से कर रहे हैं, जिसके साथ कर रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स क्रिएट्स आवर लाइफ स्टाइल। हमारा चलना, घूमना, हमारा किसी से बात करना, किसी के सवालों के जवाब देना, कपड़े पहनना, खाना खाना, रहना घर में, सोना, मतलब एवरीथिंग एवरीथिंग, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ये हमारी लाइफ स्टाइल को क्रिएट कर रही होती है। बोलो या छोड़ लो। और अगर आपको ये बात पल्ले पड़ रही है तो मुझे बताइए कि क्या आपका लाइफ स्टाइल किसी और से मैच करता है? हाँ, किसी और से मैच करता है क्या? 100% तो मैच नहीं करता होगा। मैच करता होगा, ऐसा नहीं है कि मैच नहीं करता, बिल्कुल भी थोड़ा बहुत तो करता ही है, लेकिन 100% तो नहीं करता होगा। थोड़ा बहुत तो मैच करता ही है। तो पहले तो मैं बता दूं आपको किससे मैच करता है ना। मतलब मैक्सिमम जो मैच आपका लाइफ स्टाइल अगर किससे करता है तो वो शख्स कौन है, तो वो मैं बता दूं आपको, वो है आपका पक्का मित्र, सगा मित्र। और सगे मित्र, पक्के मित्र जीवन में दो चार ही होते हैं साहब, है ना। सगा मित्र, पक्का मित्र कौन सा होता है साहब? तो वो होता है जो गलती से अगर आपको फ़ोन कर दे तो फिर डैश 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 और फिर जाकर के कुछ बोलता है, ठीक है ना। उसे कहते हैं सगा मित्र या पक्का मित्र। और जीवन में ऐसे दो चार ही होते हैं साहब।
और अगर आपने उसके उसको सगा मित्र कहा है ना, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है मैच करेंगी, है ना, लेकिन 100% तो उससे भी मैच नहीं करेंगे। हाँ? क्या 100% आपका लाइफ स्टाइल उससे मैच करता है क्या? नहीं, हो ही नहीं सकता। और अगर कोई कहता है कि नहीं साहब हमारी तो जय और वीरू की जोड़ी और हमारी तो हर बात में साहब विचार मेल खाते हैं, तो फिर आप दोस्त नहीं हो सकते, आप दुश्मन हो जाएंगे बहुत जल्दी। क्योंकि अगर हर चीज़ में विचार मेल खा रहे हैं, सोच दृष्टिकोण हर चीज़ में आपका एक जैसा है, तो भाई साहब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर फिर आपके विचार मिलने से, पसंद मिलने से झगड़े शुरू हो जाएंगे। चाहे वो दोस्त मतलब लड़कों के लड़के आपस में दोस्त हो या लड़कियों की लड़कियाँ आपस में दोस्त हों, ठीक है ना, तो फिर झगड़े शुरू हो सकते हैं साहब। और इसलिए जो है 100% वो मैच नहीं करते, ठीक है ना। और ज़रा इसको समझने के लिए मैं एक यही उदाहरण देता हूँ सिंपल सा। हमारे यहाँ शादी ब्याह होते हैं तो कुंडलियाँ मिलाते हैं साहब, लड़का और लड़की की। और वो जो कुंडलियाँ हैं उनमें कोई 36 गण या गुण होते हैं भाई साहब, है ना। और ये गुण मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? तो ये गुण मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? तो ये मिलने चाहिए। मतलब ऐसा मानना है कि कम से कम 17-18 गुण तो मिलने ही चाहिए। अगर 17-18 से कम होते हैं तो उनको अवॉइड किया जाता है कि यार भाई साहब ये तो ठीक है ना। गुण तो मिलने चाहिए या गण तो मिलने चाहिए और गोत्र नहीं मिलने चाहिए, ठीक है। तो पहले तो इसका साइंटिफिक रीजन बता दूं मैं आपको कि साइंटिफिक रीजन ये है कि जो है ये गण जो हैं, गण मतलब आपका स्वभाव, आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो लाइफ स्टाइल है, जो एक इंट्रिंसिक टेंडेंसी है आपकी, तो उसको ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं साहब। तो निश्चित रूप से जिसके साथ आपको जीवन बिताना है तो उसके साथ स्वभाव थोड़ा तो मिलना ही चाहिए ना। पता चला भाई साहब 17-18 से कम गण मिले, एक पूरब है एक पश्चिम है, और दोनों का ब्याह हो गया भाई साहब, तो दोनों मिलकर के जीवन की गाड़ी को पटरी पे कैसे दौड़ाएंगे, है ना। एक इधर खींचेगा एक इधर खींचेगा, है ना, गाड़ी टूट जाएगी, पटरियाँ उखड़ जाएंगी भाई साहब, ठीक है ना। और इसलिए जो है पंडित जी अवॉइड करते हैं साहब। लेकिन फिर पंडित जी इस चीज़ को भी अवॉइड करते हैं कि ये गुण जो है ना, ये गण या गुण 36 के 36 नहीं मिलने चाहिए, 36 के 36 नहीं मिलने चाहिए। 36 होते हैं तो 36 के 36 नहीं मिलने। मैंने कहा यार ये क्या बात है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि सब गण मिलने चाहिए, तो बड़ी अच्छी बात है। एक तरफ आप कह रहे हो पूरे 36 भी नहीं मिलने चाहिए, तो उसके पीछे फिर वो लॉजिक दे देते हैं कि साहब राम जी सीता जी के 36 गुण मिले थे साहब, उनका वैवाहिक जीवन कोई बहुत सुखमय नहीं था, या शिव और सती के 36 गुण मिले थे तो उनका भी वैवाहिक जीवन कोई बहुत सुखमय नहीं था। साइंटिफिक बात करो आप। तो ये तो आपने जो है एक हिस्ट्री की बात करते हैं, कुछ साइंटिफिक, इसमें थोड़ा साइंस। तो फिर वो कहते हैं कि भाई साहब एक बार जिनके गण कम मिलते हैं ना, वो तो फिर भी मिल करके जीवन की गाड़ी को पटरी पर चला सकते हैं, लेकिन जिनके गुण पूरे के पूरे मिल जाएं, 36 के 36 मिल जाएं, तो उनकी जीवन की गाड़ी को पटरी पर दौड़ाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। झगड़े होने की संभावना जहां कम गण मिलते हैं ना वहां भी होती है, लेकिन ज़्यादा संभावना कहाँ होती है, जहां गण बहुत ज़्यादा मिलते हैं, 36 के 36 मिल जाए। कि जब दोनों का स्वभाव एक जैसा है, दोनों का लाइफ स्टाइल एक जैसा है, दोनों का जीवन जीने का अंदाज एक जैसा है, तो फिर तो झगड़ा होगा। पता चला पहले दिन से ही झगड़ा शुरू, सुबह उठते से ही चाय बनाइए, हाँ जी चाय बनाइए, मैं तो सिर्फ पीता हूँ, मैं भी पीती, मुझे चाय बनानी नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, मुझे तो दूसरे ही पिलाते, मुझे भी दूसरे ही पिलाते। पता चला 2 घंटे तक तो इसी बात पे झगड़ा हो रहा है कि चाय कौन बनाएगा। जब गण मिल रहे हैं साहब तो फिर 100% मिलेंगे। और तो छोड़िए भाई साहब, पलंग पर सोने के लिए झगड़ा हो जाएगा, मैं तो लेफ्ट में ही सोता हूँ, मैं भी लेफ्ट में। आई बात समझ में। तो इसी बात पे झगड़ा चल रहा है भाई साहब। कहने का मतलब ये है
कि जहां गण ज्यादा मिलते हैं ना, वहां झगड़े होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। एंड दैट्स वाई द निक ओवरलैपिंग इज द बेसिस ऑफ कंपटीशन इन नेचर। निक ओवरलैपिंग इज द बेसिस ऑफ कंपटीशन इन नेचर। कंपटीशन किन प्रजातियों में होता है? कंपटीशन उन प्रजातियों में होता है जिनका निक ओवरलैप करता है, जिनका निक सेम होता है, जिनका निक ओवरलैप करता है। दैट्स व्हाई द निक ओवरलैपिंग इज द बेस ऑफ कंपटीशन इन नेचर। और इसीलिए तो कहा गॉस साहब ने, यही तो है गॉस लॉ। क्या कहता है गॉस लॉ? तो गॉस लॉ, और ये LAW लॉ है साहब। ये कहता है कि नो टू स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई द सेम nick indefinitely in a habitat। एक ही हैबिटेट में दो प्रजातियां सेम निक में इंडेफिनेटली नहीं रह सकती। नो टू स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई द सेम निक इंडेफिनेटली इन अ हैबिटेट। कोई भी दो प्रजातियां एक ही हैबिटेट में अनिश्चित काल तक सेम निक में नहीं रह सकती। पहली बात तो दो प्रजातियों का अगर निक सेम है तो, और गौर से देखिए इसमें एक चीज और गौर कीजिए आप, जो गॉस लॉ कहता है नो टू स्पीसीज, तो गॉस किसकी बात कर रहा है? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की या इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की? गौर से देखिए किसकी बात कर रहा है गॉस, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन या इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन? नो टू स्पीसीज, तो इट्स अबाउट इंटर, और इसलिए भूल जाइए इंटर स्पेसिफिक कुछ भी होता है। असलियत में जो कंपटीशन होता है ना वो इंटर स्पेसिफिक ही होता है। नेचर में सब कुछ जो है वो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है। ये जितना भी इवोल्यूशन का हम बात करते हैं ये सब इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन से है, इंटर से कुछ नहीं होता, ये सब इंटर स्पेसिफिक। ठीक है, और इसलिए कहा कि नो टू स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई द सेम निक इनडेफिनेटली, अनिश्चित काल तक दो प्रजातियां एक ही निक में एक हैबिटेट में नहीं रह सकती, लेकिन रह सकती है। ये घोंसला जो है ना, ये इन्होंने हमारे वहां से, हमारे पूर्वज के गए कहावत सुनी होगी आपने, कहावत सुनी होगी आपने, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। हाँ सुनिए कहावत, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। ये वही है, गो साहब ने वहां से चुरा लिया ये। एक म्यान में, एक म्यान मतलब हैबिटेट, दो तलवार यानी दो प्रजातियां नहीं रह सकती। नो टू स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई द सेम निक इन अ हैबिटेट इंडेफिनेटली। लेकिन एक म्यान में दो तलवार रह सकती है भाई साहब, एक म्यान में दो तलवार रह सकती है, दो क्या 5-10 रह सकती है। इसके लिए हुनर चाहिए होता है, एक म्यान में दो तलवार रखने का हुनर चाहिए होता है। हाँ? कैसे? आइदर चेंज द टाइम और चेंज द साइट, या तो समय बदल दीजिए, हर तलवार का एक टाइम फिक्स कर दीजिए, 2 घंटे तलवार, 2 घंटे बी तलवार, 2 घंटे सी तलवार, तो 24 घंटे में 10-12 तलवारें तो एडजस्ट की जा सकती है ना। और चेंज द साइट, बगल में एक और म्यान मान लीजिए। एंड दैट्स वाई हचिंसन ने कहा कि निक इज मल्टी डायमेंशनल, निक इज हाइपर वॉल्यूम। Species can able to change the dimension of its nick. That's why nick is multidimensional. Nick is hypervolume. समझ में आया बात? कुछ तो पल्ले पड़ गया होगा कि why nick overlapping is the base of competition in nature. When the two species having exactly similar kind of functional role, they will compete with each other for their particular resource. तो फिर एग्जैक्टली सेम निक में कि भाई मुझे भी यही सोना है और मुझे भी यही सोना है, तो फिर पॉसिबल नहीं है ना। तो समय बदल लो कि भैया तू दिन में सोया अगर मैं रात में सोऊंगा, तो फिर एक जगह पे सोया जा सकता है। तो नॉट एग्जैक्टली द सेम निक,
by changing the dimension of Nick. And that's why Nick is multidimensional. That's why Nick is hypervolume. The species can able to change the dimension of Nick. बोलो समझ में आया कि नहीं आया?